Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर मैं दो बातें आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर के एनईटी के मार्क्स कैसे अनाउंस होंगे, आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा, किस तरीके से आप लोगों का एनईटी का रिजल्ट आएगा। दूसरे नंबर के ऊपर आप लोगों को मार्क्स कैसे पता चलेंगे, एनईटी के मार्क्स आपको कहां पे पता चलेंगे सब्जेक्ट वाइज। तीसरे नंबर के ऊपर वो तमाम बच्चे जिनका ये एक इशू हुआ था और जो मैंने कल एक ऑडियो मैसेज रिलीज करा था जो कि आप लोगों के तवज्जुह से एनईटी के एडमिन तक, एनईटी के हाई ऑफिशियल तक, वाइस चांसलर तक पहुंचा था और मुझे उसके ऊपर भी रिस्पॉन्स मिला, तो मैंने जरूर उसके ऊपर भी बात करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई एनईटी का मेरिट कैसे कैलकुलेट होता है और अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आए तो रीचेकिंग का एनईटी के अंदर ऑप्शन क्या होता है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा आज की क्लास के अंदर कि भाई एनईटी का मेरिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से जो कल एक मैसेज मिला था कि सर हमारे फिजिक्स की पोर्शन की जगह पे स्टैट्स का पोर्शन गिवन था, तो मेरे पास तकरीबन कल 8 से 9 बच्चों के मैसेजेस आए थे जिसके ऊपर मैंने एक ऑडियो मैसेज डिजाइन करी थी। सो उसका फायदा ये हुआ कि आज सुबह डॉक्टर आमिर इकबाल साहब और कल रात के अंदर डॉक्टर साद अहमद काजी साहब जो एनईटी के डीन ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल है उनकी तरफ से मुझे रिस्पांस मिल गया था। और आज सुबह खैर डॉक्टर आमिर इकबाल साहब की तरफ से कॉल आई जिस कॉल में उन्होंने मुझसे डिस्कस किया। डॉक्टर आमिर इकबाल साहब मेरे उस्तादों में से एक उस्ताद हैं और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं जो कुछ हूं जिंदगी के अंदर अपने उस्तादों की वजह से हूं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला का एक कॉल है कि आप जिंदगी के अंदर जिस इंसान ने आपको एक जुमला पढ़ा दिया, एक लफ्ज पढ़ा दिया, आप उसके गुलाम हो। मुझे एक कॉल बड़ा पसंद है। डॉक्टर आमिर इकबाल साहब जो मेरे भी एक उस्ताद हैं और मेरे बड़े बेहतरीन उस्ताद हैं, इस वक्त तो एनईटी के अंदर एडमिशन कमेटी को तकरीबन हेड कर रहे हैं। इसके अलावा डीन ऑफ मैकेनिकल हैं, मेरे बड़े एक काबिल एहतराम और मुझे मेरे बड़े पसंदीदा उस्तादों में से एक उस्ताद हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई जिंदगी के अंदर मुझे मेरे रब ने जो कुछ दिया है अपने उस्तादों की इज्जत के ऊपर दिया है। मैं जो कुछ हूं अपने उस्तादों की वजह से हूं। जिंदगी के अंदर मैं कुछ भी नहीं हूं, खुद मेरे उस्ताद हैं तो मैं हूं, सिंपल सी बात है। डॉक्टर आमिर इकबाल साहब से कॉल पे बात हुई मेरी। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए हाशिम आप बच्चों को लाजमी तौर पे बात बताएं कि हमारे पास हजारों बच्चों ने इस दफा एनईडी का टेस्ट में अपियर हुए थे, जिनमें से सिर्फ 8 या 10 बच्चों के साथ ही इशू हुआ है। और ये इशू भी इसलिए हुआ है कि भाई एनईडी के फॉर्म में जब इन्होंने मार्क करा होगा कि ये सीएस के स्टूडेंट्स हैं, तो एक ड्रॉप डाउन होता है। उस ड्रॉप डाउन में होता है कि आया आपने फिजिक्स पढ़ी थी या स्टैट्स पढ़ी थी। इन बच्चों ने इस ड्रॉप डाउन को इग्नोर कर दिया और ऑटोमेटिकली वहां पे जो स्टैट्स का ऑप्शन था वो सिलेक्ट होकर फॉर्म फिल आउट हो गया। उन्होंने मुझे साफ तौर पे बताया कि भाई हमारे जो एडमिशन पोर्टल है इसके ऊपर हमने इन बच्चों को मुतमईन करवाया है, दिखाया है कि भाई यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये हमारी तरफ से इशू नहीं है। तो उन्होंने मुझसे साफ तौर पे एडवाइस करी कि बेटा आप जो है ना लाजमी तौर के ऊपर इन बच्चों से कहिए कि ये एक एप्लीकेशन लिखकर एनईडी को सबमिट करवाइए बिफोर राउंड 2। उन्होंने साफ तौर पे मुझे एडवाइस करी कि आप लोगों से शेयर करूं कि वो तमाम बच्चे जिन्होंने ये काम कर दिया था वो एक एप्लीकेशन लिखकर देंगे। इस एप्लीकेशन का फायदा ये होगा कि जिन बच्चों का स्टेट्स का पोर्शन सेलेक्ट हो गया था इसको रिमूव करके फिजिक्स का पोर्शन वहां पे ऐड कर दिया जाएगा और राउंड 2 के अंदर वो इत्मीनान से जाके फिजिक्स का पोर्शन ही अटेम्प्ट कर रहे होंगे। सो उन्होंने मुझे काफी सारे स्टैट्स शेयर करे कि देखिए हाशिम ये इस तरीके से हो रहा था। और डॉक्टर आमिर इकबाल साहब की तरफ से जो कि डीन ऑफ मैकेनिकल हैं, जो कि एनईडी के एडमिशन कमेटी के अंदर होते हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पे बात बताई गई है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को आप लाजमी बात बताएं और ये तमाम बच्चों को डिस्कस करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक आवाज है और वो आवाज आप लोगों के तवज्जुह से और आप लोगों ने उस चीज को बहुत आगे कन्वे करवाया था। तो हायर ऑफिशियल्स तक मेरा वो ऑडियो मैसेज भी पहुंचा था और हायर ऑफिशियल्स तक वो बात भी गई थी। तो उनकी तरफ से जो मुझे हिदायत दी गई है मैं जरूर आप तक शेयर करूंगा कि लाजमी तौर पर एप्लीकेशन लिख के सबमिट करवाएं। लास्ट में बस एक बात कहूंगा कि भाई जो भी मेरे उस्ताद हैं, मैं जो कुछ हूं अपने उस्तादों की वजह से हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई पर्सनली बिलीव कि भाई जिंदगी के अंदर अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो अपने उस्तादों का हमेशा एहतराम करो बेटा। ये उस्ताद हैं तो आप हो, आप कुछ भी नहीं हो, वरना यू आर नथिंग विदाउट योर टीचर्स, यू आर नथिंग विदाउट योर विदाउट द मैन जिसने आपको तालीम दी। तो तालीम इज समथिंग लाइक दिस। अब जरा इस चीज के ऊपर आएंगे कि भाई मेरिट कैसे एनईडी का आएगा, किस तरीके से एनईडी के मार्क्स आएंगे और किस तरीके से रिजल्ट आएगा। अच्छा तो बेटा अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि एनईडी का ये रिजल्ट आता है। अब आते हैं जरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि एनईडी का ये जो एग्जाम का रिजल्ट है ये आता कैसे, किस तरीके से एनईडी का टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस होगा। सो भाई रिमेंबर दिस थिंग, वो तमाम बच्चे जो हवाले से परेशान है कि रिजल्ट कैसे आएगा, बेटा रिमेंबर कि वेबसाइट के ऊपर एनईडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जो भी लास्ट डे होता है टेस्ट का उस दिन रात के अंदर 9 बजे से लेके 11 बजे के दरमियान एक पीडीएफ फाइल अपलोड हो जाएगी। वो पीडीएफ फाइल कुछ इस तरीके से दिखती होगी, ये 2023 का मैं आपको दिखा रहा हूं, कि जिसके अंदर आपके रोल नंबर गिवन होंगे और रोल नंबर के आगे लिखा होगा आपका स्टेटस क्या आया, आपका टेस्ट पास हो गया या फेल हो गया। अब देखो एनईडी के अंदर जो 100 मार्क्स का टेस्ट होता है इसमें से मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं 50, यानी कि अगर आपने 50 का स्कोर करा है या 50 प्लस करा है तो आपका टेस्ट पास हो जाएगा पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर ये चीज जहन में रखिएगा, अभी खुशियां नहीं मनानी, अभी किसी को बताना नहीं है, अभी
उछलना नहीं है। अभी सिर्फ ये पता चलेगा आया टेस्ट पास हुआ है कि फेल हुआ है। सो भाई अभी दुआएं करनी है, अभी आपने दुआएं करनी है अपने ऊपर वाले से, या जो भी आपका क्रिएटर है आपने उससे दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरे अच्छे नंबर भी हैं, मेरे अच्छे नंबर भी हैं। तो अभी आपका सिर्फ टेस्ट पास या फेल होने का पता लगेगा कि भाई आपका रोल नंबर के सामने नंबर लिखा होगा आया पास आया फेल। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी सी पीडीएफ फाइल होगी जिसमें सबके रोल नंबर्स गिवन होंगे कि भाई इन बच्चों का टेस्ट पास हो गया, फेल हो गया, पास हो गया, फेल हो गया। ग्रीन का मतलब पास, रेड का मतलब फेल। अच्छा, जब ये आपको पता चल जाएगा तो बहुत सारे बच्चे पास वाले भी खुशियां मनाने लगेंगे, फेल वाले बच्चे बेचारे गमगीन हो जाएंगे। तो भाई आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको तरीके से बताऊंगा किस क्या आपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। अभी सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि पास हुए हैं या फेल हुए हैं। मगर कल सुबह आपके पोर्टल्स के ऊपर, कल सुबह आपके पोर्टल्स के ऊपर इस तरीके से मार्क्स आ जाएंगे। ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये हमारे पास रात के अंदर आ जाएगा पीडीएफ वाला, जिसमें पास या फेल के बारे में पता चल जाएगा, कितने बच्चे पास हुए, कौन कौन पास हुआ, फेल हुआ, ये सब पता चल जाएगा। और मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपके मार्क्स होंगे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, वो आपके पास कल सुबह आपके पोर्टल के ऊपर आएंगे। वही पोर्टल जहां से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, वहां पे एक ऑप्शन नमूदार हो जाएगा व्यू योर मार्क्स का, और कल सुबह 11 से लेके 1 बजे के दरमियान आपके मार्क्स अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो मैं कल इंशाल्लाह एक और वीडियो भी डिजाइन करूंगा जो कि बड़ी जरूरी होती है मोटिवेशन के लिए। बट अभी के लिए बात जहन में रखिएगा कि आपके जो मार्क्स होंगे वो कल सुबह पोर्टल के ऊपर आ जाएंगे, और वो मार्क्स कुछ इस तरीके से आएंगे। ये मेरे एक लास्ट ईयर का स्टूडेंट था नबी जमशेद, जिसका माशाल्लाह से रिजल्ट था, ये ही वाज वन ऑफ द पोजीशन होल्डर फ्रॉम एनईटी यूनिवर्सिटी। तो ये उनका एक रिजल्ट कार्ड है कि देखो ये राउंड 1 के मार्क्स ऐसे होंगे, फिर जब राउंड 2 दोगे तो उसके मार्क्स ऐसे आ जाएंगे। अच्छा, इस सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 का मतलब क्या है? पहला सेक्शन जो होता है बेटा ये इंग्लिश का होता है, तो इंग्लिश के इनके नंबर आ गए कि भाई 25 में से 14 नंबर हैं। सेकंड सेक्शन इनका मैथ्स का होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बच्चे के भाई मैथ्स में हर एक के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फुल आते हैं। तो अगर मैं भी दूसरे कोचिंग माफियाज की तरह ये लिखना स्टार्ट कर दूं ना कि भाई मेरे मैथ्स के अंदर 25 कितने लोगों के नंबर आए हैं, तो मेरे ख्याल में आधे कराची के 25 में से 25 नंबर मैथ्स के अंदर होंगे। तीसरा सेक्शन होता है ये आपके पास होता है फिजिक्स का, जो तीसरा सेक्शन होता है ये आपके पास होता है फिजिक्स का। और फिर लास्ट सेक्शन जो होता है ये सेक्शन होता है केमिस्ट्री का। जिन बच्चों ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी ऑब्वियसली उनका कंप्यूटर होगा, जिनकी फिजिक्स नहीं होती उनका स्टैट्स होगा, जिनकी मैथ्स नहीं होती उनका बायो होगा। या फिर आप इस चीज को ऐसे भी जहन में रख सकते हो कि आपने जब पेपर को अटेम्प्ट करा था, पेपर में पहला सेक्शन इंग्लिश का था, दूसरा मैथ्स का होगा, तीसरा फिजिक्स स्टैट्स का, चौथा केमिस्ट्री कंप्यूटर का, और यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आ जाएंगे। याद रखिएगा एनईडी का जो मेरिट कैलकुलेट होगा, मेरिट लिस्टें अभी नहीं आएंगी, आपका अभी सिर्फ राउंड 1 हुआ है, और अभी ए लेवल्स का राउंड 1 भी रहता है जो 15 जून को हो रहा होगा। एनईडी की जो मेरिट लिस्टें आएंगी वो आपके पास आएंगी जुलाई के मिड, जुलाई के एंड तक। रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि आपका राउंड 2 जुलाई के स्टार्ट के अंदर है। एनईडी का मेरिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है हमारे पास 50% नंबर आपके टेस्ट के काउंट होंगे, प्लस का साइन 50% नंबर आपके आपके फर्स्ट ईयर के काउंट हो रहे होंगे अगर आप अभी सेकंड ईयर के अंदर है। और अगर आपका सेकंड ईयर हो चुका है या अगर आप इंप्रूवर हैं तो उस सूरत में आपके जो कंप्लीट इंटरमीडिएट होगा उसका 50% काउंट होगा। अगर आपका ए लेवल्स हो चुका है तो आपके कंप्लीट ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी 50% काउंट होगी, और अगर आप अभी ए लेवल्स के एग्जाम दे रहे हैं तो उस सूरत में ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी काउंट होगी। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जैसे इसके 82 नंबर है, जरा बात समझिएगा, एक बच्चा इसके टेस्ट में 82 नंबर है, तो इस 82 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करवाओगे, प्लस का साइन। और लेट सपोज नबीद के वैसे माशाल्लाह से नबीद इंटर के अंदर भी इसके 100 आउट ऑफ 100 नंबर थे मैथ्स के अंदर, और इसकी 91 परसेंटेज थी इंटर के अंदर, क्योंकि ये कोविड वाला जमाना था तो भाई इसकी 91 या 90 आई गेस परसेंटेज थी, इस तरह की थी। तो जो भी होगी खैर, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं। अगर लेट सपोज बच्चे की 90 परसेंटेज है तो ये 0.5 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर आप इसका एग्रीगेट निकालो तो क्या बनेगा? ये बनेगा 82 मल्टीप्लाई बाय 0.5, प्लस के साइन के बाद 90 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आंसर आ जाएगा 86। यानी कि इस बच्चे का जो एग्रीगेट बना है ये 86 का बना है। ये चीज जहन में रखिएगा। इस 86 के मेरिट के ऊपर आपको फील्ड्स मिलेंगी, और ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई फील्ड सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होगा। अभी आपकी मेरिट लिस्टें नहीं आएंगी, अभी आपके पास एक स्कोर आ गया है। याद रखिएगा आपके अगर 95 नंबर भी आए एनईडी के टेस्ट के अंदर, आपने राउंड 2 लाजमी देना है, क्योंकि बेटा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और ऐसे बच्चे भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जो भाई 90 प्लस नंबर के ऊपर भी राउंड 2 देते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि आपको नहीं पता कि आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट क्या होगा, आपके फर्स्ट ईयर के अंदर क्या परसेंटेज बनती है, कितना ज्यादा कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है। तो आप मैक्सिमम नंबर स्कोर करने की कोशिश करनी है। सो भाई याद रखिएगा जो आपके मार्क्स होंगे वो कल की तारीख के अंदर सुबह 11 से लेके 1 के दरमियान आपके पोर्टल्स के ऊपर अवेलेबल होंगे। तो आपने किस तरीके से एनईडी का मेरिट कैलकुलेट करना है? फॉर एग्जांपल लेट सपोज एक स्टूडेंट है जिसके 91 नंबर है एनईडी के एग्जाम में। ये देखो भाई, ये मेरे बच्चे के 91 नंबर है एनईडी के एग्जाम में। नबी जमशेद अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन होल्डर था भाई मेरा, कोई मजाक नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफी सारी पोजीशन होती है एनईडी के अंदर, और बेतहाशा बच्चा, मोर देन 900 एडमिशन से लास्ट है मेरे एनईडी के, सिर्फ ये बैच के बच्चों को बता रहा हूँ। इसके अलावा वो तमाम बच्चे जो यूट्यूब से पढ़ते हैं उनकी तादाद ही डिफरेंट है। सो भाई एनईडी मेरा घर है, कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता एनईडी के ऊपर, क्योंकि एनईडी के अंदर अगर कोई इंस्टीट्यूट आपसे कहता है ना उसके 800 एडमिशन भी रियल है, तो उससे बोलो सर हाशिम के साथ एक एनईडी का विजिट कर ले और देख
देख ले कितने एडमिशन उसके कितने मेरे हैं। इनफैक्ट अभी एक फेसबुक के ऊपर किसी बच्चे ने पोस्ट डाली थी कि कहाँ से तैयारी करना बेस्ट है, तो यकीन माने जो इदारा कहता है ना उसके 800 एडमिशन भी ओरिजिनल है, तो उसको 40 लोगों ने भी वोट नहीं करा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 700 लोगों ने 600 लोगों ने मुझे वोट करा हुआ था वहां पे। तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप देखिएगा उसको, बड़े मजे की चीज है। तो भाई ये सारे लोग आपसे फेक बातें कर रहे होते हैं। खैर वापस आते हैं, लेट सपोज एक बच्चा जिसके टेस्ट के अंदर 91 नंबर है, तो अगर आप 91 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसके टेस्ट में 91 स्कोर है, मगर उसका इंटर या ए लेवल्स के अंदर जो उसकी इक्विवेलेंसी है, उसकी परसेंटेज है, वो फॉर एग्जांपल 75 है, तो होगा क्या, आपने टेस्ट के नंबर्स को भी 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, और आपका जो इंटर का ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी थी उसको भी 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे। इन दोनों को ऐड करवा दोगे, जो रिजल्ट आएगा वो आपका मेरिट होगा। फॉर एग्जांपल 91 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 0.5 से, फिर प्लस का साइन लगाता हूँ, 75 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 0.5 से, तो ये बन जाएगा 83। इस केस के अंदर इस बच्चे की इक्विवेलेंसी क्या बनेगी, 83। देखो टेस्ट का नंबर बहुत मैटर करते हैं, आप जितना अच्छा टेस्ट में स्कोर करोगे उतने अच्छे चांसेस हैं कि आपको अच्छी फील्ड मिलेगी। अब देखो फील्ड कैसे मिलेगी, बहुत सारे बच्चे मुझे एक और मैसेज ये कर रहे थे कि सर वो मेरिट लिस्टें कब आएंगी, सर वो एडमिशन कब स्टार्ट होगा। भाई एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं होगा, एडमिशन आप लोगों का स्टार्ट होगा 10th ऑफ जुलाई के बाद से। 10th ऑफ जुलाई के बाद से आपका एडमिशन स्टार्ट हो रहे होंगे, क्योंकि राउंड 2 के बाद, राउंड 1 सिर्फ अकेला काफी नहीं है, राउंड 1 राउंड 2 दोनों लाजमी तौर पे आपने देने, ताकि मैक्सिमम नंबर्स आपके काउंट हो। अगर लेट सपोज एक बच्चे के राउंड 1 के अंदर 85 हैं और राउंड 2 में उसके 70 हो जाते हैं, तो याद रखिएगा 85 वाले मार्क्स काउंट होंगे। तो भाई हर सूरत में आपका फायदा ही फायदा है, सही है ना, हर सूरत में आपका फायदा ही फायदा है कि मैक्सिमम नंबर आपके काउंट होंगे जिस भी टेस्ट के अंदर आप स्कोर कर रहे हो। तो राउंड 2 लाजमी तौर पे दो। अक्सर बच्चे एक ब्लंडर करते हैं कि राउंड 2 नहीं देते, वो समझते हैं कि अगर उनका 82 स्कोर आ गया या 84 स्कोर आ गया तो राउंड 2 देने की नीड क्या है। याद रखिएगा बेटा एक यूनिवर्सिटी है सिर्फ, और बेतहाशा बच्चा अप्लाई कर रहा होगा। आज सुबह मेरी डॉक्टर आमिर इकबाल साहब से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि भाई हजारों बच्चों ने एनईडी के टेस्ट में अपियर हुए, हजारों बच्चे, और सीट्स कितनी है, 2200 सीट्स हैं। तो भाई आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपने टेस्ट में अच्छे नंबर स्कोर नहीं करे। तो टेस्ट के अंदर पूरी जान मारनी है आपने, तो दोनों राउंड्स को आपने देना है, और जब ये दोनों राउंड्स हो जाएंगे उसके बाद एनईडी मेरिट लिस्टों को जारी करता है, उसके बाद जाके और फिर आपका इंटरव्यू के लिए कॉल होता है, और उस इंटरव्यू के अंदर जाके आप फील्ड को सेलेक्ट करते हो। अब देखो कौन सी फील्ड किस परसेंटेज पे क्लोज होती है, ये मैंने एक प्रॉपर क्लोजिंग बनाई हुई है। ये डिफरेंट बड़े मशहूर जो इदारे हैं ना भाई, ये मेरी लिस्टों को छाप छाप के बैठे होंगे, इनमें से कब किसी को नहीं पता होता एनईडी के अंदर क्या क्राइटेरिया होता है। जरा उनसे एक सवाल पूछ लीजिएगा, एनईडी के एडमिशन के हवाले से किसी को कुछ नहीं पता होगा। ये सारे मेरी वीडियो से छाप छाप के लिस्टें बना रहे होते हैं, आप जरा उनकी फॉर्मेट चेक कर लीजिएगा, सेम फॉर्मेट पर उन्होंने बनाई हुई होगी। तो भाई ये लिस्ट मैंने बनाई हुई है, किस तरीके से एनईडी के अंदर आपको किस फील्ड किस मेरिट के ऊपर कौन सी फील्ड मिलेगी। याद रखिएगा ऑल्दो ये फील्ड जो है, ये जो लिस्ट है, ये कराची बोर्ड के लिए, मगर कराची के अलावा जो बोर्ड्स होते हैं उनके लिए तमाम सीट्स 75 प्लस पे क्लोज हो जाती हैं, सिंस सबसे ज्यादा सीट्स कराची बोर्ड्स की होती हैं, तो उसके लिए उनके लिए ये मेरिट सीट्स हैं, उनके लिए ये नंबर ऑफ सीट्स की मैंने क्राइटेरिया रखा हुआ है। कराची के अलावा कोई और दूसरे बोर्ड के आप स्टूडेंट, आपका मेरिट लाजमी तौर पे 75 टू 70 प्लस होना चाहिए, तभी आपको कोई सीट एनईडी के अंदर मिल सकेगी। वाइल जो कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने कैटेगरी रखी हुई है कि लेट सपोज एक बच्चे का मेरिट अगर 83 फॉर्म होता है, तो 83 के ऊपर देखो उन्हें क्या क्या मिल सकता है। डेटा साइंसेस अब खत्म हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी खत्म हो गई है, इनकी सारी सीट्स बीसीआईटी के अंदर डाल दी हैं। तो इस साल से आपको ये तीनों सीट्स बीसीआईटी के अंदर ही मिलेंगी, यानी कि डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी। मैंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन में बात बताई भी है कि भाई सीट्स कैसे एनईडी के अंदर मिल रही होंगी, तो उस वीडियो को लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। बहरहाल कहने का मकसद क्या है कि भाई आपको कौन सी सीट किस पर्टिकुलर कैटेगरी पे मिलेगी, तो उसके लिए मैंने पूरी एक डिटेल बनाई हुई है कि लेट सपोज अगर आपका टेस्ट का स्कोर इतना आया और आपका इंटर का मार्क्स इतने थे और आपका मेरिट 83 का बनता है, तो ये मेरिट के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है कि लेट सपोज 83 के ऊपर आप ऊपर की दो भी देख सकते हो, नीचे की दो भी देख सकते हो, यानी कि 83 के ऊपर चांसेस हैं कि सॉफ्टवेयर मिल जाए अगर मेरिट थोड़ा डिक्रीज होता है। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग सीएस जो कि सबसे अच्छी फील्ड है वो मिल सकती है आपको। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके अंदर डेटा साइंसेस भी आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आती है, गेमिंग एंड एनिमेशन भी आती है, साइबर सिक्योरिटी भी आती है। ये चारों फील्ड्स एनईडी ने मर्ज कर दी हैं इस साल से ऑनवर्ड्स इस वाली फील्ड के अंदर। यानी कि एक साल आप पहले सीएस पढ़ोगे, कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे, उसके बाद आपको जो फर्दर एनईडी स्पेशलाइजेशन करने का ऑप्शन देगा डेटा के अंदर, आर्टिफिशियल के अंदर, साइबर सिक्योरिटी में, गेमिंग एंड एनिमेशन के अंदर। तो इन चारों की सीट्स एनईडी ने इसी में ऐड कर दी, तो इसकी सीट ज्यादा हो गई है, तो इसका मेरिट ऑब्वियसली थोड़ा कम हो जाएगा, वो मसले की बात नहीं है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, मैकेनिकल हो गई, आईएम हो गई। तो मैंने पूरी की पूरी ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने रखी हुई है कि किस तरीके से कौन से मेरिट पे कौन सी फील्ड क्लोज हो रही है। मगर रिमेंबर दिस थिंग, ये कराची बोर्ड के कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग वालों की है। जो प्री मेडिकल का बच्चा होता है उसकी सीट्स अगेन उसकी जो मेरिट होगा उसका हाई जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे लेट सपोज यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लिखी हुई है, कहाँ है बायोमेडिकल, बायोमेडिकल बायोमेडिकल बायोमेडिकल, ये रही बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। कराची बोर्ड के लिए लास्ट ईयर 62 पे क्लोज हुई थी, मगर जो कराची बोर्ड का प्री मेडिकल का बच्चा है भाई उसके लिए 80 पे क्लोज हुई थी, क्योंकि प्री मेडिकल के बच्चे का तो सबसे पहले ऑप्शन ही बायोमेडिकल होता है मेजोरिटी का, तो भाई उसका 80 के ऊपर क्लोजिंग है। ये कराची बोर्ड के इंजीनियरिंग के बच्चा जो जाता है
बायोमेडिकल में, वो 62 पे क्लोज हुई थी। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर कोई फील्ड कम मेरिट पे जा रही है उसका मतलब ये नहीं होता कि उसका दुनिया में स्कोप नहीं है। ये बेकार बात होती है, अक्सर बच्चों ने एक मिथ बनाई हुई होती है कि सर अगर सॉफ्टवेयर 83 पे जा रही है तो इसका मतलब उसी का स्कोप होगा दुनिया में। सब बेकार बातें हैं। मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि याद रखिएगा, अगर इंग्लिश लिंग्विस्टिक की भी ये फील्ड है ना, 60 पे क्लोज हो रही है, भाई इसका दुनिया में स्कोप है तभी ये पढ़ाई जा रही है। इसका बहुत बड़ा स्कोप होता है एचआर साइड के ऊपर। मैनेजमेंट साइंसेस के मैं ऐसे ऐसे ग्रेजुएट्स को जानता हूं, सिंस आई एम नॉट अ टिपिकल टीचर, आई एम अ इंजीनियर, एक ऐसा इंजीनियर जिसने पाकिस्तान को ग्लोबली रिप्रेजेंट करा है सबसे बड़ी दवाइयों की कंपनी के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। सो भाई मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो मैनेजमेंट साइंसेस करने के बाद रेड बुल पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के मैनेजर है, मुझसे 3 साल सीनियर था, हमाद एक लड़का, मेरा बड़ा अच्छे दोस्त है, उनसे मेरी मुलाकात डीएसपी साइट के ऊपर हुई थी व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर डीएसपी सॉल्यूशंस। तो रेड बुल की पूरे पाकिस्तान में जो लॉजिस्टिक होती थी उसको कंट्रोल करते थे, उनकी बहुत अच्छी सैलरी। सो भाई मैनेजमेंट साइंसेस ग्रेजुएट्स की भी वर्थ होती है, ऐसा नहीं है कि भाई अर्बन की नहीं है, पेट्रोलियम की नहीं है। अर्बन के ऊपर भी रिसेंटली वो जुनेद अकरम भाई ने भी वीडियो बनाई थी, जो बड़े मशहूर एक यूट्यूबर हैं, कि भाई किस तरह अर्बन का एक ग्रेजुएट कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। सो कहने का मकसद ये कि भाई मेरिट ये डिफाइन नहीं करता कि किस फील्ड का स्कोप है। अब लेट सपोज 90% बच्चा सॉफ्टवेयर या सीएस में जाता है, तो भाई इतनी सैचुरेशन हो गई है, तो देखो जॉब जो आपको मिलती है ना, वो आपकी स्किल्स के ऊपर मिलती है, आपकी काबिलियत पे मिलती है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। सो आप फील्ड को हमेशा स्टडी करके उसके अंदर जाओ। आपका अगर शौक है तो उस फील्ड को इंटरेस्ट के हिसाब से लो। खैर एक लंबी डिटेल है, मैं इसको बाद में जरूर एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको मैं इतनी बात जरूर बता देता हूं कि हमेशा उस फील्ड को सेलेक्ट करो जिसका आपको शौक है। अगर आपको कैसे पता चलेगा आपको शौक है, आपको लगता है कि आपको सीएस में जाना है, इसलिए मत जाओ सीएस के अंदर कि आपके मामू, आपका फुप्पा, आपके गली के कोने वाले अमजद भाई, अमजद अंकल जो है वो सीएस के अंदर हैं और इतने पैसे कमा रहे हैं तो आप भी वहां चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसके बारे में पढ़ो। आप बेसिक पाइथन का कोर्स जरा यूट्यूब से उठाओ, कवर करो। अगर पाइथन लैंग्वेज समझ में आती है, उस पर कोई प्रोग्राम वगैरह बनाओ भाई, जरा बना के तो चेक करो ये किस तरह प्रोग्राम बनता है, किस तरह पाइथन लैंग्वेज रन करती है। कोई हार्ड शार्ट कोई बेसिक प्रोग्रामिंग जरा करके देखो पाइथन के ऊपर। अगर समझ में आती है तो वेल एंड गुड है, बिल्कुल जाओ। अगर नहीं आती तो भाई खुदारा, अगर आपको लगता है कि आपको अजियत बन जाएगा आपके लिए, तो फिर आप ऐसी फील्ड को चूज करो हमेशा जिसका आपको शौक हो। अगर आपको मैनेजमेंट साइड पे जाने का शौक है तो आईएम बहुत अच्छी फील्ड है, मैनेजमेंट साइंसेज बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने का शौक है, अगर आपको एयरलाइन की इंडस्ट्री का शौक है, तो मैकेनिकल बेस्ट है। मैकेनिकल इज द मदर ऑफ ऑल फील्ड्स। तो याद रखिएगा, हमेशा आपने ये देखना है कि आपको किस चीज का शौक है, हमेशा उसके ऊपर आपने जाना। तो बेटा देखो, मैंने जो बात आपसे डिस्कस करी जल्दी इसको रिकैप कर देता हूं। अक्सर बच्चों मेरे पास ये भी एक सवाल लेकर आते हैं कि सर क्या सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर भी टेस्ट को क्लियर करना बड़ा जरूरी होता है? तो मैं इसका जवाब भी देता हूं कि भाई टेस्ट आपको हर सूरत में पास करना है। अक्सर बच्चों का मेरे पास एक क्वेश्चन होता है कि सर क्या सेल्फ या स्पॉन्सर वाले को भी टेस्ट पास करना पड़ेगा? बिल्कुल भाई, सिर्फ आपके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है। याद रखिएगा, इस मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सेल्फ स्पॉन्सर पे अप्लाई करते हैं, तो वहां पे भी मेरिट बनता है। यानी कि सेल्फ स्पॉन्सर के ऊपर कोई सीट आपको कैसे मिलेगी? फॉर एग्जाम्पल जरा बात समझिएगा, अगर एक फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो नॉर्मल मेरिट के ऊपर 86 के ऊपर क्लोज हो रही है, तो सेल्फ के ऊपर क्या होता है? सेल्फ के ऊपर वही फील्ड आपके पास 3 से 4% नीचे कम पे क्लोज होती है। सिमिलरली लेट सपोज वो 82 पे क्लोज हो जाएगी, 80 पे क्लोज हो जाएगी, 79 पे क्लोज हो जाएगी, और स्पॉन्सर के ऊपर और कम मार्क्स हो जाते हैं। यानी कि लेट सपोज 8 to 10% नंबर कम हो जाता है। यानी कि लेट सपोज अगर सॉफ्टवेयर 86 के ऊपर क्लोज हो रही है सेल्फ के ऊपर, तो स्पॉन्सर के ऊपर वो तकरीबन 75 to 74 के ऊपर क्लोज हो जाएगी। एक अंदाजा बस अपने जहन में रखो। मगर ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई टेस्ट में जितने अच्छे नंबर लोगे वो आपको सेल्फ या स्पॉन्सर में भी हेल्प करेगा, अगर आप उसकी फीस भी पे कर रहे हो। अक्सर लोगों को क्या लगता है कि यार अगर मैं 8 लाख रुपए दे रहा हूँ या 11 लाख रुपए दे रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात है। नहीं यार, बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए पेट काट के पता नहीं तालीम हासिल करवाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। सो भाई आप सिर्फ पैसे नहीं भर रहे, पैसे हर एक भर रहे हैं। तो टेस्ट तो आपको हर सूरत में पास करना है, चाहे आप मेरिट पे अप्लाई कर रहे हो, चाहे सेल्फ पे अप्लाई करो, चाहे स्पॉन्सर पे अप्लाई करो, पहली चीज। दूसरे नंबर पे मैंने आपको ये भी डिफाइन कर दिया कि देखो कराची बोर्ड के लिए नंबर ऑफ सीट्स उनके ज्यादा होती है, तो इसलिए उनका मेरिट रिजल्ट मैंने हमेशा इस तरह बना के रखा हुआ होता है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप ए लेवल्स के हो, तो भाई ए लेवल्स वालों के लिए सीट कराची बोर्ड के मुकाबले में थोड़ी कम होती है, तो इसीलिए इसीलिए उनका जो मेरिट क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर सॉफ्टवेयर एक नॉर्मल बच्चे के लिए 86 पे जा रही है, तो ए लेवल्स के इक्विवेलेंसी के ऊपर जो उनके हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट क्राइटेरिया होगा ये होगा 85 87 के ऊपर चली जाएगी सॉफ्टवेयर। तो ये चीज बस कुछ बेसिक बातों को ध्यान में रखिएगा। सिमिलरली फेडरल की सीट्स ए लेवल से और कम होती है, तो इसलिए उनका मेरिट और थोड़ा हाई होता है। और चूंकि चूंकि आपके पास इंटीरियर इनके जितने भी बोर्ड्स हैं, यहाँ पे परसेंटेजेस तो अच्छी होती हैं, मगर बच्चे के टेस्ट के अंदर नंबर थोड़े कम होते हैं। तो भाई आपने टेस्ट में इस बच्चे को भी अच्छी मेहनत करनी है, ताकि जस्टिफाई हो सके कि भाई आपकी इंटर की परसेंटेज और आपके टेस्ट के नंबर जब अच्छे होंगे तभी आपको एक अच्छी फील्ड मिलेगी। तो याद रखिएगा, अगर आप इंटीरियर सिंध के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो आपने लाजमी तौर के ऊपर एक कोशिश करनी है कि भाई आपका मेरिट और ज्यादा हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि देखो आपकी सीट्स बहुत कम है, क्योंकि कराची के अंदर एनईटी यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी जो कराची के बच्चों को ज्यादा प्रेफर करती है। तो बेटा लास्ट के अंदर बस एक
बात आपसे कहूंगा, मैंने दो बातें आपसे करी हैं कि देखो टेस्ट हर जगह पे मैटर करेगा। आप किसी भी फील्ड के ऊपर अप्लाई करोगे, आप इंटीरियर साइंस से किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप जियाउद्दीन बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप प्री मेडिकल से बिलोंग करते हो, टेस्ट हर जगह पे मैटर करेगा। टेस्ट को पास करना, अच्छे नंबर लेना हर सूरत में लाजमी है। सो भाई मेरा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है 7 मई से, उसको लाजमी तौर पर आप ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल सा काम है कि भाई आप व्हाट्सएप कर लीजिए मुझे, या फिर आप डायरेक्टली जाके पेमेंट करवा सकते हैं। एक बहुत सिंपल सी रकम होती है जिसके अंदर मैं आपकी ना सिर्फ नस की, ना सिर्फ फास्ट की, ना सिर्फ एनईटी के राउंड 2 की, बल्कि आईबीएस की, मेहरान की, यूईटी की, जीआईकेआई की, प्यास की, तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी उस बैच में शामिल होती है। 7 मई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, लाजमी तौर पर उसको ज्वाइन करिएगा, पहली चीज। दूसरे नंबर पे मैंने क्या बात करी, सबको रीडिफाइन कर देता हूं कि भाई आज रात आपकी वेबसाइट के ऊपर पास और फेल का पता चल जाएगा। कल सुबह पोर्टल के ऊपर आपके मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि भाई मार्क्स में कोई इशू है, तो आप एनईटी से रिक्वेस्ट करके उसकी रीचेकिंग करवा सकते हो। ऑब्वियसली रीचेकिंग की कोई ना कोई फीस लेते हैं एनईटी वाले। आई एम नॉट श्योर कि क्या फीस होती है, मगर रीचेकिंग की शायद 1000-2000 फीस होती है, और वो रीचेकिंग कर रहे होते हैं। मगर अगेन ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको लगता है कि आपके किसी सब्जेक्ट के अंदर नंबर सही नहीं दिए हुए, तो आप उसको रीचेकिंग करवा सकते हो, आपकी रीचेकिंग कर ली जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपको एक ओवरऑल मेरिट के बारे में बता दिया कि भाई किस तरह एनईटी का मेरिट बनता है। कि भाई 50% जो आपका होता है वो टेस्ट का स्कोर होता है, प्लस के साइन के बाद 50% आपका इंटर या ए लेवल्स के मार्क्स काउंट होते हैं। क्योंकि अभी तमाम बच्चे सेकंड ईयर के अंदर है, तो आपका फर्स्ट ईयर काउंट होगा, सेकंड ईयर काउंट ही नहीं होगा। तो इसीलिए टेस्ट के ऊपर मेहनत करना जरूरी है कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन ओ लेवल्स की बेसिस के ऊपर या फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर मिलेगा। सो खुदारा टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट करो। इस बैच का सबसे बड़ा फायदा ये कि भाई हम आपको इंटर का ब्रेक दे रहे होंगे। हम आपको इंटरमीडिएट के एग्जाम से 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले ब्रेक देंगे। सो भाई अभी इंटर की कोई मार्कशीट ही नहीं आई कि इंटर के आपके एग्जाम्स कहां से स्टार्ट होंगे। कोई एग्जामिनेशन डेट नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जून के स्टार्ट के अंदर है, कुछ लोग कह रहे हैं मई के एंड के अंदर है, कुछ लोग कह रहे हैं ईद के बाद होंगे। तो अभी किसी को कुछ पता नहीं है। जब नहीं पता तो याद रखिएगा, अगर आप एडमिशन कहीं नहीं लेते हैं, नहीं तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, आप अपने साथ ब्लंडर करोगे। क्योंकि बेटा सेकंड ईयर का रिजल्ट तो कहीं काउंट ही नहीं होगा। आपका जो मार्क्स काउंट होंगे फर्स्ट ईयर के होंगे। आपको सेकंड ईयर में जस्ट 60% मार्क्स लेकर आने हैं, तो एनईटी में आपका एडमिशन सिक्योर है। 60% मार्क्स, क्योंकि जो सेकंड ईयर का रिजल्ट होगा वो दिसंबर में जाके आएगा। तो आपको बस मार्कशीट सबमिट करवानी होगी, इसमें 60 या 60 प्लस नंबर हो आपके। इंजीनियरिंग फील्ड के लिए और बीएस के लिए 55 तक के नंबर होने चाहिए। सो भाई सेकंड ईयर के नंबर कहीं काउंट नहीं हो रहे होंगे जिंदगी के अंदर। आपने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पे फोकस करना है, टेस्ट पे जान मारनी। हम आपको इंटर का ब्रेक भी देंगे, सबसे खास बात यही है। सेकंड नंबर के ऊपर मैंने जो आपको बात बताई कि बेटा देखो ये कराची बोर्ड की एक मेरिट क्राइटेरिया लिस्ट है, मगर वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स के हैं, आप भी इसी लिस्ट से गाइडेंस ले सकते हो कि भाई आपने अपनी इक्विवेलेंसी इससे अच्छी निकालनी है, आपने अपना मेरिट इससे अच्छा रखना है। जो ए लेवल्स का बच्चा है और जो फेडरल का बच्चा है, उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसका जो टेस्ट का स्कोर हो या उसका जो मेरिट हो उसका, वो 70 to 75 प्लस हो। और जो भी इंटीरियर सिंध के बोर्ड का बच्चा है और जो बच्चा जियाउद्दीन बोर्ड का है, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए जो जियाउद्दीन बोर्ड का बच्चा है और जो इंटीरियर सिंध के बोर्ड का बच्चा है, जैसे हैदराबाद हो गया, सांगड़ हो गया, आपके पास मीरपुर खास हो गया, इस तसक्कर हो गया, इन तमाम बोर्ड्स के बच्चे को कोशिश करनी है कि उसका जो मेरिट है वो 80 to 75 प्लस के करीब हो, तभी आपको कोई अच्छी फील्ड मिलेगी। मैं पहले कैटेगोरिकली बता देता हूं। कराची बोर्ड की चूंकि सीट ज्यादा है, इसलिए उनको तो 59 के ऊपर, 61 के ऊपर, 59 के ऊपर, 60 के ऊपर भी सीट्स ऑफर हो जाती है कोई ना कोई। मगर जो ए लेवल्स का है, जो फेडरल का है, जो इंटीरियर सिंध का है, उसकी सीट्स कम है। तो आपको समझना पड़ेगा, उनके लिए क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट होता है, उनके लिए मेरिट क्राइटेरिया जरा मुश्किल होता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें फास्ट की तैयारी भी शामिल होगी इंशाल्लाह, नस की भी होगी, एनईटी की भी होगी, यूटी की भी होगी, मेहरान की भी होगी। तो ये चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। लास्ट में बस अगेन एक बात कहूंगा, जो जिन बच्चों का फिजिक्स और स्टैट्स का इशू हुआ था, उनके ऊपर डॉक्टर आमिर इकबाल साहब से मेरी आज बात हो गई थी। उसमें उन्होंने कहा है कि वो तमाम बच्चे एप्लीकेशन सबमिट करवा दीजिए, तो हम आपका ये ग्रुप सही कर देंगे। ये कोई इशू की बात नहीं है, इंशाल्लाह सही कर दिया जाएगा ये। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ। अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करिएगा।